हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुल्स स्टडी विद गुलफ्सा। जैसा कि मैंने बोला था, दिवाली के बाद से हम ओ लेवल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज इसको आगे बढ़ाएंगे। हम हर एक मॉड्यूल की आपको 2 क्लासेस मिनिमम मिलेंगी एक वीक में। हर एक मॉड्यूल को कवर करते चलेंगे साथ में हम, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स एक ही मॉड्यूल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल की उनकी प्रिपरेशन हो सकती है। मेरे खुद के अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई वेब डिजाइनिंग वाला, कोई पाइथन वाला या फिर कोई बेसिक वाला अलग अलग मॉड्यूल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम हर एक मॉड्यूल की 2 क्लासेस लेके चलेंगे वीक में, और उनकी आपको पीडीएफ भी साथ में हम प्रोवाइड कराएंगे। 1-2 दिन के बाद से प्रोवाइड करना स्टार्ट हो जाएंगी पीडीएफ। और आज हम जो लेके आए हैं मैराथन क्लास पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जो हमारा मॉड्यूल 1 है उसकी क्लास है ये, और मॉड्यूल 1 की जो सीरीज होगी उसमें फर्स्ट जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसका पार्ट 1 आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, छोटी सी वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि ज्यादा बड़ी हो कि फर्स्ट वीडियो में ही हम आपको बहुत ज्यादा लंबी क्लास करा दे, 1-1.5 घंटे की, 1 घंटे की। तो छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं आज, थोड़ा सा स्टार्टअप देंगे और इसे हम आगे लेके चलेंगे। फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नोट्स आपको हिंदी मिलेंगे। वैसे तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की इंग्लिश में वीडियोस मेरे चैनल पे पहले से पड़ी हुई हैं, लेकिन एक ओ लेवल का सिलेबस, ओ लेवल के कंटेंट को ध्यान में रखते हुए और हिंदी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियोस तैयार की हैं, जिसमें हम बेसिकली हिंदी को लेकर चलेंगे, क्योंकि ओ लेवल के ज्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी से प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ओ लेवल को, और वो लोग ज्यादातर हिंदी मीडियम से आते हैं। तो इसलिए हम हिंदी की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें ओ लेवल का कंटेंट को ही ध्यान में रखेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो कि हमसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। हम कंप्यूटर के अंदर रो डेटा को इनपुट कर देते हैं। रो डेटा जैसे कि किसी का नेम, फोन नंबर, एड्रेस, या फिर किसी की डिटेल्स, एम्प्लॉय की डिटेल्स, सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, इस तरह की चीज हो सकती है। स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, फीस, ये सारी डिटेल्स हमने रो डेटा के रूप में कंप्यूटर में इनपुट कर दी। उसके बाद उस पर कुछ प्रोसेस होगा, एक रिपोर्ट बन के तैयार होगी, वो हमारा आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर में बेसिकली इनपुट होता है, उसका प्रोसेस होता है और आउटपुट हमें मिल जाता है। एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराती है। अभी इसमें टर्म्स होती है, कुछ टर्म जैसे डेटा। अब डेटा कैसी टर्म है? डेटा एक ऐसा चीज है जो कि आंकड़े होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो ऐसी सूचनाएं होती हैं, जो ऐसे रो डेटा, कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य हमने कंप्यूटर के अंदर एंटर कर दिए या सेव कर दिए या इनपुट कर दिए। अब यूजर क्या है? जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो यूजर हो गया, जो उसका उपयोग कर रहा है वो यूजर हो गया, उपयोगकर्ता हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है? निर्देश। निर्देश में इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं? जैसे कि इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं? निर्देश शब्द का अर्थ होता है या तो नियम, या इंस्ट्रक्शंस, या कमांड्स, जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको ये करना है। कंप्यूटर को हम बता रहे हैं a+b कर दो, 10+20 कर दो, नेम के आगे किसी का नाम राम लिख दो, इस तरह से हम बता रहे हैं। तो हम उसको कमांड दे रहे हैं, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो वो सारी चीजें क्या हो जाती है? वो निर्देश और इंस्ट्रक्शंस में आ जाता है। उसके बाद परिणाम, मतलब रिजल्ट। अब जो भी हमने डेटा इनपुट किया उसका हमें रिजल्ट मिल गया, परिणाम मिल गया, आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो कि बिजली से चलता है। साथ ही साथ मशीन में यूजर द्वारा कोई भी जानकारी दे दी गई, उसका जो भी विश्लेषण या संशोधन, जो हमारा प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है? हमारे जो भी इनपुट हो रहा है कंप्यूटर के अंदर में, उसको प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देगा। डेटा को इंफॉर्मेशन बनाने का काम करता है कंप्यूटर। अब दूसरी चीज आती है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हेडिंग की इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन क्या मतलब? कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, या कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूट शब्द से लेकर आए हम कंप्यूटर को। कंप्यूट का मतलब था गणना करना। तो इसको कंप्यूटर में इसलिए हिंदी में संगणक भी बोला जाता है,
तो इसका आविष्कार फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। पुराने समय में कंप्यूटर का आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था, और फर्स्ट टाइम का जो कंप्यूटर था अबेकस, वो भी हमारा जो एक गणना यंत्र ही था। चार्ल्स बेबेज ने एक यंत्र का इन्वेंशन किया जिससे कि गणना की जाती थी, उसका नाम था अबेकस। हालांकि आज तो कंप्यूटर का यूज गेम्स खेलने के लिए, डेटाबेस प्रिपेयर करने के लिए, ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशन, रिजर्वेशन, हॉस्पिटैलिटी, सभी जगह उपयोग हो रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था वो था गणना करने के लिए। कंप्यूटर केवल यह काम नहीं करता कि भाई हम उसमें कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं और हमें आउटपुट मिल रहा है। कंप्यूटर बहुत सारी चीजें कर सकता है। उसमें हम गेम खेल सकते हैं, उसमें हम वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, मूवी प्रिपेयर करते हैं कंप्यूटर के हेल्प से, हम रिपोर्ट बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, टाइपिंग करते हैं, या अपना जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है, वेदर फोरकास्टिंग होती है, सभी जगह पे आजकल कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करता है, जो भी हम कमांड देते हैं उसको फॉलो करता है। तो कंप्यूटर के अंदर पहले से कुछ कमांड भी डली होती है जिनके ऊपर वो चलता है। ठीक है, पहले से कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कि भाई कंप्यूटर को कैसे ऑन होना है, कैसे उसको रन करना है, ये सारी चीजें। तो कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है या कंप्यूटर के लिए जो व्यक्ति प्रोग्राम बनाता है उसको प्रोग्रामर कहा जाता है। कंप्यूटर का जो फादर, उनको चार्ल्स बेबेज को भी कहा जाता है कंप्यूटर का फादर, क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट यंत्र बनाया। जैसे कि मैंने बताया, गणना करने वाला पहला यंत्र क्या था, अबेकस, और किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स बेबेज ने। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। अबेकस को विश्व की सबसे पहली गणना करने वाली मशीन कहा जाता था। इस डिवाइस का आविष्कार 3000 ईस्वी पूर्व चीनी गणितज्ञों के द्वारा किया गया था, और इस डिवाइस में हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली के आधार पर गणनाएं की जाती थी। तो गणनाएं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए ही हमारा कंप्यूटर पहले बना था। सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक, कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक के बाद एक आविष्कार किए और आधुनिक कंप्यूटर बनते चले गए। 1945 में ENIAC के निर्माण तक यह सिलसिला चलता रहा। ENIAC कब बना, 1945 में, और ये पहला ऐसा कंप्यूटर था मतलब जो कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का काम करता था। परंतु कंप्यूटर आविष्कार जो है वो आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने ये डिवाइस बनाई थी गणना करने वाली। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया जो कि गणना करने में सक्षम था। एक और एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया जो कि गणना करने में सक्षम था। यह एक मैकेनिकल मशीन थी जिसे और एक बार और फिर से गणना करने के लिए ही बनाया गया था। और इसमें क्या था कि इसके बाद डिफरेंशियल इंजन भी बनाया। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने आगे चलकर एक और मशीन बनाई, डिफरेंशियल इंजन। आगे चलकर इसी के साथ ही आधुनिक कंप्यूटर का आधार बने डिफरेंशियल इंजन। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भी बनाया था एडा लवलेस के साथ मिलकर। ठीक है, तो एडा लवलेस जो थी उन्होंने पहला कंप्यूटर हमारा बनाया था चार्ल्स बेबेज के साथ मिलकर, जो कि प्रोग्रामिंग कर सकता था। तो प्रोग्रामिंग का इन्वेंटर एडा लवलेस को भी माना जाता है। इस तरह से कंप्यूटर का विकास आगे होता चला गया। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स काफी सारी हैं, कंप्यूटर के गुण काफी सारे हैं, कंप्यूटर के जो विशेषताएं काफी सारी हैं। सबसे पहले आता है हाई स्पीड। अब हाई स्पीड तो है ही, अकॉर्डिंग टू एज कम्पेयर टू ह्यूमन और एज कम्पेयर टू अदर मशीन, कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट फास्ट मशीन है। बहुत ही ज्यादा, कुछ ही सेकंड में इतना काम कर लेती है जितना हम कई दिनों में कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, बहुत ही करेक्ट काम करता है कि अगर हम अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं करते तब तक मिस्टेक नहीं करेगा। एक्यूरेसी के साथ में काम करता है, अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं करता, हमें सही आउटपुट ही देता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। स्टोरेज कैपेबिलिटी क्या होता है, बहुत सारी चीजें याद रखने की क्षमता इसके अंदर है। इतनी चीजें हम याद नहीं रख सकते जितनी चीजें कंप्यूटर याद रख सकता है, तो ये होती है स्टोरेज कैपेबिलिटी। अब डिलीजेंस क्या है, डिलीजेंस मतलब इससे आप कई दिनों तक, कई महीने तक या फिर रात दिन काम करा लो, 24 घंटे काम करा लो, ये कभी थकता नहीं है। तो डेलीकेट नहीं है कि थक जाएगा, जैसे ह्यूमन होते हैं थक जाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कब तक काम कर लेंगे 24 घंटे।
एक दिन तो ऐसा होता है कि आराम की जरूरत होती है ह्यूमन को, लेकिन कंप्यूटर कैसा है, डिलीजेंस से डेलिकेट नहीं है, ये थकता नहीं है। हमारे जितना भी हम इंस्ट्रक्शंस इसको देते रहेंगे उतना ये काम करता रहेगा। अब वर्सेटिलिटी क्या होता है, वर्सेटाइल है, ठीक है। कंप्यूटर अपने आप में एक वर्सेटाइल मशीन है जो कि काफी सारे काम कर सकता है, चाहे वो साइंटिफिक हो, मैथमेटिकल हो, कैलकुलेशन हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, गेम्स खेलने, म्यूजिक चलाना, सारी चीजें इजीली कर लेता है। और एक के साथ एक कर लेता है, मतलब मल्टीटास्किंग भी कर लेता है, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब विश्वास के योग्य है कंप्यूटर, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बेस पे हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, एक्यूरेट रिजल्ट ही मिलता है, तो रिलायबल भी है। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकल मशीन, ऑटोमेटिकल काम भी होता है। एक बार हम इसको इंस्ट्रक्शन लोड कर देंगे तो सारा काम आगे खुद होता रहेगा। एक बार हमने प्रोग्राम लोड कर दिया, आगे का काम सारा खुद से ही करता रहेगा, तो ये ऑटोमेशन भी है। रिडक्शन इन पेपर वर्क तो है ही, क्योंकि पेपर वर्क में क्या होता था, पहले कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में सारा वर्क जो पेपर पे होता था, सारा डेटा पेपर पे बनाया जाता, अकाउंट्स बैलेंस शीट पे होते थे, और हमारा जो अटेंडेंस का काम है वो भी उसमें रजिस्टर्स में होता था। लेकिन अभी क्या है, अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक हो गई है, बैलेंस शीट पे टैली पे आ गई है, हमारा अकाउंटिंग वर्क भी टैली पे आ गया है, हमारा डॉक्यूमेंट वर्क भी डेटाबेस में आ गया, तो सारी चीजें पेपर वर्क से हटके कंप्यूटर में आ गई हैं। आप एक ही कंप्यूटर में, लैपटॉप में अपना डेटा स्टोर करके कहीं भी ले जाओ, तो आपको सारी चीजें साथ में रखने की जरूरत भी नहीं है। तो पेपर वर्क में इससे रिडक्शन हुआ काफी ज्यादा। ये तो इसकी हो गई खूबियां। उसके बाद आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। जनरेशन मतलब कंप्यूटर की जनरेशन किस किस तरह से एक के बाद एक इन्वेंशन होते गए। फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन होता क्या है, जैसे पहले मोबाइल आए, 2G 3G 4G 5G आ गए, तो ये क्या है, मोबाइल की जनरेशन है, सिम की भी जनरेशन है, वैसे ही कंप्यूटर की भी जनरेशन होती है। अब जैसे फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बने थे उनमें क्या था कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। एक ही वैक्यूम ट्यूब एक कमरे के बराबर जितनी बड़ी होती थी, तो कंप्यूटर भी, सीधी सी बात है, कंप्यूटर भी एक कमरे के बराबर बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर उसमें एक वैक्यूम ट्यूब लगी होती तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती थी, ठीक है, और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती थी। उसको चलने के लिए एक एसी एरिया की जरूरत होती थी, बहुत जल्दी हीट हो जाता था, मतलब कि ये उसके प्रोस एंड कॉन्स भी रहते थे कि उसमें हमें बहुत सारी चीजें लोड नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक ही वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी, ठीक है। एक ही वो इतनी बड़ी थी, इतनी सारी जगह घेर रही थी कि बहुत सारी अगर हम उसमें लगाएं तो फिर तो कई किलोमीटर का तो हमारा कंप्यूटर ही बन जाता। तो एक ही कंप्यूटर एक रूम के जितना बड़ा था, प्लस उसको एनवायरमेंट भी अच्छा चाहिए, एसी एरिया चाहिए, गर्म जगह पे चला ही नहीं सकते, हीट ज्यादा करता था, और डिजिट के कॉम्बिनेशन भी उसमें अवेलेबल नहीं थे, 0 और 1 पे ही काम होता था। तो ऑपरेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज का जो है नॉलेज होना भी जरूरी था। तो इस तरह के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में बने थे। सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड जनरेशन में आ गए 1955 से 1965 तक ऐसे कंप्यूटर आए जिसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार किया गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। एक ही ट्रांजिस्टर 100 वैक्यूम ट्यूब के जितना काम कर सकता था, तो उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब को हटाया, 100 ट्रांजिस्टर्स लगा दिए। उससे क्या हुआ, तो ट्रांजिस्टर्स का साइज इतना छोटा था कि एक वैक्यूम ट्यूब की जगह पर हजारों ट्रांजिस्टर्स लग सकते थे। तो ट्रांजिस्टर्स जैसे एक वैक्यूम ट्यूब हटा के 100 ट्रांजिस्टर लगा दिए, तो क्या हुआ, स्पीड ज्यादा हो गई, और हमारी जो थी जो जगह थी, स्पेस थी या साइज था, वो कम हो गया, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, पावर कंजप्शन कम हुआ, कॉस्ट कम हुई, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड स्पीड जो थी वो इंक्रीज हो गई, पावर कंजप्शन कम हो गया, ठीक है, कॉस्ट वाइज भी सस्ते होने लगे, बिजनेस कैलकुलेशन भी इसमें हो गई, ऑर्गेनाइजेशन की, साइंटिफिक की, हर तरह की ये कैलकुलेशन करने लगा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। डिजिट्स के कॉम्बिनेशन भी बढ़ गए, पहले 0 1 पे ही काम हो रहा था, अब और भी कॉम्बिनेशन आ गए, मशीन लैंग्वेज जानकारी ज्यादा होना जरूरी नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड जनरेशन का आविष्कार होता चला गया। उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में यूज हुई इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं टीवी की आईसी, रेडियो की आईसी फूक गई, ठीक है, तो ट्यूबलाइट पुराने जमाने की होती थी, आईसी फूक गई, ये सारी चीजें, तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एक ऐसी सिलिकॉन चिप होती है जिसको हम आईसी बोल देते हैं, जिस पर हजारों सर्किट प्रिंट होते हैं, और एक आईसी चिप में कई 100 ट्रांजिस्टर का काम हो सकता है।
तो ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट को ले आए। उससे क्या हुआ, साइज कम हुआ, कॉस्ट कम हुई और स्पीड फास्ट हो गई, क्योंकि एक ही सिलिकॉन चिप पे हजारों सर्किट प्रिंट होते थे। ठीक है, तो चिप के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, उसका मूल्य कम हो गया, उसकी लागत कम हो गई और उसका स्पीड बढ़ गया। तो इस टाइम पे मार्केट में मिनी कंप्यूटर लॉन्च किया गया था और थर्ड जनरेशन में मिनी और मेन फ्रेम, ठीक है, दो टाइप के कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च किए गए। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि आईसी से भी ज्यादा एडवांस ये ले आए VLSI, ये माइक्रो प्रोसेसर ले आए, माइक्रो प्रोसेसर लगाए और साथ ही VLSI की चिप लगाई, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट ले आए और इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का भी यहाँ पे यूज किया और बनाए माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स का आविष्कार किया। अब माइक्रो प्रोसेसर सुनने में ही लगता है, माइक्रो मतलब छोटे से प्रोसेसर हो गए, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या हुआ, छोटे से प्रोसेसर आ गए और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की चिप लगी होती थी उनमें। ठीक है, सर्किट्स लगे होते थे, तो स्पीड और ज्यादा बूस्ट हुई और हमारी लागत और साइज और कम आ गया। कंप्यूटर जो था एक कमरे से उठकर हमारी टेबल पर आ गया फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में, या फिर ये कह लीजिए कि कंप्यूटर हमारे हाथ में आ गया। ठीक, तो इस तरह से हमारे फोर्थ जनरेशन में जो थी वो इन्वेंशन हुए। उसके बाद लैंग्वेज भी इजी होती चली गई, सी लैंग्वेज आ गई, बेसिक आ गई, प्रोलॉग आ गई, फोर्ट्रैन आ गई, ये सारी लैंग्वेजेस भी आ गई। तो ये भी जरूरी नहीं था कि हमें ज्यादा मशीन लैंग्वेज की नॉलेज होने की जरूरत है, ज्यादा क्या, हालांकि बहुत ही ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी मशीन लैंग्वेज की, काफी सारी लैंग्वेजेस ऐसी आ गई थी जो कि इजी टू लर्न थी। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आई, इसमें क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप इंस्टॉल हुई और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ, जैसे हमारा रोबोटिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, प्रोलॉग, लिस्प, इस तरह की लैंग्वेजेस आ गई, जावा वगैरह सारी लैंग्वेजेस पे कंप्यूटर बनने लगे, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा हो गई, प्रोसेसिंग स्पीड भी फास्ट हो गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का कंसेप्ट इसमें लॉन्च हो गया। पहले कि भाई रोबोट्स वगैरह बनने की शुरुआत हो गई। हालांकि अब तो रोबोट बन भी चुके हैं, हमारी वॉच में कंप्यूटर है, हमारे मोबाइल में कंप्यूटर आ सकता है, हमारे टैबलेट, पीसी, नोटबुक, लैपटॉप या फिर पीडीए, बहुत सारा के बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, कि एक कमरे के कंप्यूटर से लेकर हम एक वॉच में अपनी कलाई पे लेके आए हैं कंप्यूटर को। तो इस तरह की चीजें, ये इस तरह का इन्वेंशन करते करते ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये i7, i5 वगैरह के कंप्यूटर्स मार्केट में आ रहे हैं, ये सब फिफ्थ जनरेशन की ही देन है। ठीक, चलिए, ये आज की आपकी क्लास थी और इसमें आगे का कंसेप्ट हम फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही गुल्स स्टडी को। ओ लेवल की प्रिपरेशन के लिए डेफिनेटली आप क्लियर कर पाएंगे अपना एग्जाम, इसी साल हम क्लियर करेंगे। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे, डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे, हमारे नोट से पढ़ेंगे, डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे। ऐसी कोई आपको डरने वाली और ये कहने वाली जरूरत नहीं है कि ओ लेवल क्लियर नहीं होता। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।